स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं का। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए शुरुआत करते हैं हम। भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। क्या अर्थ है दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का? ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है संप्रभु या संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ ये है कि वह देश जो आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, ऐसे राज्य को संप्रभु राष्ट्र कहा जाता है। तो ये जो हमारा संविधान है वो भी संप्रभु है, यानी ये बाहरी और आंतरिक दोनों क्षेत्रों में स्वतंत्र हैं, सर्वोच्च हैं। ये किसी के दबाव में बनाया गया संविधान नहीं है, किसी की आदेशों के तहत बनाया गया संविधान नहीं है। और इस संविधान में जो अंतिम शक्ति है वो भारत की जनता को सौंपी गई है। अंतिम शक्ति किसके पास में? भारत की जनता के पास में। अगली विशेषता है दोस्तों प्रस्तावना। भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना भी है जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। के मुंशी ने संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था। और प्रस्तावना में दोस्तों पूरे संविधान का आधार दे रखा है। जब हम प्रस्तावना का अध्ययन करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारे इस संविधान में कौन कौन से प्रावधान हैं, किस क्षेत्र के लिए कौन कौन सी बातें कही गई हैं, कौन सा दर्शन है, किस प्रकार की विचारधारा हैं। तो केवल प्रस्तावना का अध्ययन करके आप आइडिया लगा सकते हो कि ये संविधान में हमें क्या क्या मिलेगा। तो एक प्रस्तावना भी है इसमें, और प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संविधान संशोधन हुआ है दोस्तों। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया गया प्रस्तावना में, और 42वां संविधान संशोधन था। वो कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें 3 शब्द जोड़े गए दोस्तों प्रस्तावना में: समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द, इनको सीक्वेंस से भी आप याद रख सकते हो, SPA, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो आपातकाल में किया गया 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है दोस्तों। अगली विशेषता हम देखते हैं भारतीय संविधान की, विश्व का सबसे विशाल संविधान। विश्व का सबसे विशाल संविधान का तात्पर्य है कि बहुत बड़ा संविधान है दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रावधान मिलते हैं, बहुत ज़्यादा अनुच्छेद है इसमें। तो देखते हैं, कुल 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग है और 12 अनुसूचियाँ, 5 परिशिष्ट। तो दोस्तों मूल संविधान में भी 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में कितनी थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं और 5 परिशिष्ट। तो कनाडा के संविधान से देखें हम वहाँ पर, तो कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं, USA के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद, चीन में 138 अनुच्छेद। तो इन सब की तुलना अगर हम करें तो आप देखेंगे कि भारत का संविधान बहुत विशाल है। तो क्या कारण है दोस्तों कि भारत का संविधान इतना बड़ा है, इतना विशाल है? उसका कारण ये है कि दुनिया के अधिकांश देशों का जो संविधान है उसमें केवल मौलिक सिद्धांतों की चर्चा की गई है। मौलिक सिद्धांतों का मतलब है कि शासन व्यवस्था किस प्रकार की होगी, क्या क्या मुख्य प्रावधान वो दे दिए। लेकिन भारत में मौलिक सिद्धांत तो डाले ही गए हैं दोस्तों, साथ ही साथ प्रशासनिक प्रावधान भी किए गए हैं। और इसके अलावा हमारा भौगोलिक क्षेत्र इतना विशाल है, सांस्कृतिक विभिन्नताएं इतनी ज़्यादा हैं, बहुसंख्यक, ये धार्मिक बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक और इतने ज़्यादा धर्म हैं, जाति हैं। और हमारे जो इतिहास ऐसा रहा है कि जैसे शोषण रहा है कई वर्गों का, तो बहुत सारी प्रावधान करने थे। हर वर्ग, हर व्यक्ति के अधिकारों को, उनके संबंधित प्रावधानों को सब कुछ स्पष्ट किया गया है। केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन, हर तरीके के प्रावधान हमारे संविधान में है। जबकि दुनिया के देशों के जो संविधान हैं उसमें इतने गहरे प्रावधान नहीं किए गए, केवल बेसिक बातें रख दी गई और बाकी चीज़ें जो हैं वो छोड़ दी गई कि ठीक है, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका समय समय पर इनको आगे बढ़ाएंगे। तो यही कारण है कि भारत का संविधान इतना विशाल है। अगला है लिखित और निर्मित संविधान दोस्तों। दुनिया के देशों में लिखित और परंपराओं पर आधारित 2 आधार हैं, 2 अंतर करते हैं कि जैसे अमेरिका का संविधान वो लिखित हैं और ब्रिटेन का संविधान परंपराओं पर आधारित है। तो भारत का संविधान लिखित भी और निर्मित भी है। निर्मित का मतलब है एक समय विशेष में कुछ लोगों ने या कुछ लोगों के समूह ने इसका निर्माण किया है। तो इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 में 18 दिन का समय लगा। यह 9 दिसंबर 1946 से लेके 26 नवंबर 1949 की तिथि तक का ये समय है। और भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार
संविधान सभा ने किया है दोस्तों। तो ये लिखित हैं और निर्मित संविधान हैं। अगला है संसदीय शासन व्यवस्था। दोस्तों संसदीय शासन व्यवस्था का पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए इस चैनल में एक वीडियो पड़ा है संसदीय शासन व्यवस्था के नाम से, आप उसको देखिएगा। बहुत डिटेल में पूरी इस सिस्टम को समझाया गया है। फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था क्या है। संसदीय शासन व्यवस्था और अधिकात्मक शासन व्यवस्था में एक बेसिक एक अंतर है दोस्तों। केवल एक ही अंतर में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या अंतर है इन दोनों में। अगर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र हैं और एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं तो है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। और अगर ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में, एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो ये कहलाती है संसदीय शासन व्यवस्था। अगर दोनों अलग हैं तो है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, और दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं तो है संसदीय शासन व्यवस्था। अब हम इसको समझते हैं कि किस प्रकार से अंतर संबंधित है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था है तो हमने बात की कि संबंधित है, तो किस प्रकार संबंधित हैं। तो देखिए दोस्तों, जनता क्या करती है, वोट करती है, प्रतिनिधि चुनती है। हम लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं, साथ ही साथ हम विधानसभा के सदस्यों को भी चुनते हैं। विधानसभा के चुने हुए सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। यानी हम व्यवस्थापिका के सदस्यों को चुनते हैं, जिसमें लोकसभा के सदस्यों को सीधा चुना, फिर विधानसभा के सदस्यों को चुना, और चुने हुए विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। इसका मतलब हमने कार्यपालिका के सदस्यों को नहीं चुना है। हमने जो प्राथमिक स्तर पर अगर देखें तो हमने व्यवस्थापिका के यानी संसद के सदस्यों को चुना है। अब क्या होता है कि कार्यपालिका का गठन कैसे होता है। फिर कार्यपालिका जो है वो दो प्रकार की होती है, नाम मात्र की और वास्तविक। नाम मात्र जिसमें राष्ट्रपति होते हैं, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। तो ये जो वास्तविक कार्यपालिका है दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि व्यवस्थापिका के ही सदस्य होते हैं। व्यवस्थापिका का मतलब है वो लोकसभा का सदस्य हो सकता है, वह राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। यानी मंत्री बनने के लिए राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। और अगर आप कोई व्यक्ति सदस्य नहीं है तो भी अगर उसे मंत्री बनाया जाता है तो बनाया जा सकता है दोस्तों, लेकिन उससे 6 माह के भीतर जो है संसद का सदस्य बनना जरूरी है। फिर देखिए, राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य क्या बनते हैं, मंत्री। और वो सभी मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं, लोकसभा के प्रति। यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्य मंत्री बन सकते हैं, भले वो किसी भी राज्यसभा का भी प्रधानमंत्री है या पूरे के पूरे मंत्री जो हैं वो राज्यसभा से हैं, लेकिन फिर भी सामूहिक उत्तरदायित्व जो है वो लोकसभा के प्रति रहेगा। और इस जो वास्तविक कार्यपालिका, इनकी नियुक्ति कौन करता है, नाम मात्र की कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो ये इस प्रकार का एक सिस्टम है जो अंतर संबंधित हैं। आपने देखा होगा हमने इसमें न्यायपालिका की चर्चा नहीं की। पूरा जो अंतर संबंधित हैं वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। इसको हम शॉर्ट पॉइंट वाइज देख लेते हैं वापस। संसदीय शासन व्यवस्था में एक तो दोहरी कार्यपालिका होती है, नाममात्र वास्तविक, नाममात्र राष्ट्रपति, वास्तविक प्रधानमंत्री सहित उसकी मंत्रिपरिषद। इसमें प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, वास्तविक जो शक्तियाँ हैं वो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद इस्तेमाल करता शक्तियों का। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी है। दोस्तों, केंद्र के साथ साथ यहाँ राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु है ना, हर राज्य में भी संसदीय शासन व्यवस्था है। इसलिए मैंने यहाँ लोकसभा नहीं लिख के निम्न सदन लिखा कि जैसे राज्यों की बात करें तो निम्न सदन मतलब विधानसभा। और इसमें जो सरकार कौन बनाता है, बहुमत दल को सत्ता मिलती है। किस सदन में बहुमत, लोकसभा में। और राज्यों की बात करें तो विधानसभा में, यानी निम्न सदन में जिसको बहुमत हासिल होगा वो सत्ता हासिल करेगा। और निम्न सदन का विघटन होता है, इसमें समय से पूर्व उसको समाप्त किया जा सकता है, नए चुनाव होंगे और जो नई निर्वाचित लोकसभा या विधानसभा होगी वो अपनी प्रथम बैठक से फिर से पूरा कार्यकाल के लिए चुनी जाती है 5 वर्ष के लिए। अगला है मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। ये भारतीय संविधान की बहुत अच्छी विशेषता है। मूल अधिकार दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख है। और ये वाद योग्य है दोस्तों। वाद योग्य का अर्थ है अगर आपके अधिकार आपसे छीने जा रहे हैं, अगर आपको आपके अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो आप न्यायपालिका की शरण ले सकते हो। न्यायपालिका को संविधान जो है वो रक्षक बनाया है मूल अधिकारों का। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिटों का जो उल्लेख है वो इसीलिए है कि व्यक्ति का अगर अधिकार छीने जा रहे हैं तो आप आदेश पारित कर सकते हो। और हाईकोर्ट को भी यही अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 226। जब आपके मूल अधिकारों का हनन हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, सीधा हाई कोर्ट भी जा सकते हो, यानी आप किसी भी न्यायालय में जा सकते हो। किसी भी न्यायालय का तात्पर्य यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों।
और मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। फिर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया है, जिसको भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में स्थापित किया गया है, जो एक विधिक अधिकार है, अब मूल अधिकार नहीं है। और अनुच्छेद 20 और 21 को जो है वो आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। बाकी शेष जो मूल अधिकार है दोस्तों आपातकाल में निलंबित हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं। ये कई एग्जाम पूछा जाता है कि आपातकाल में भी वो कौन से मूल अधिकार हैं या कौन से अनुच्छेद है जो कभी निलंबित नहीं होते, तो अनुच्छेद 20 और 21। अब देखते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य दोस्तों मूल संविधान में नहीं थे, पहली बात तो मूल संविधान में 0 थे, बाद में जोड़े गए हैं। कब? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार सोवन सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कुल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। सोवियत संघ रूस से लिया था, और भाग 4 में अनुच्छेद 51 क में। और वर्तमान में जो मूल कर्तव्य हैं वो 11 हैं। एक 86वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रत्येक माता पिता और अभिभावक का भी ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाएं। तो इस प्रकार से मूल कर्तव्य और मूल अधिकार हमारे देश के संविधान की विशेषता है। अगली विशेषता है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51, और ये वाद योगी नहीं है दोस्तों। और इसकी जो मकसद है वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्व दोस्तों संविधान निर्देश दे रहा है किसको? राज्य को। भाग 3 तो व्यक्तियों के लिए प्रावधान किया गया है। भाग 4 राज्य को आदेश दिया जा रहा है कि आपको ये काम करना है। तो एक तो वाद योग्य नहीं है, इसका मतलब हम इससे अगर वो राज्य वो काम नहीं करे तो हम कोर्ट में जो है चुनौती नहीं दे सकते दोस्तों। लेकिन फिर भी क्या महत्व है, क्या होते हैं ये निर्देश, तो इसको एक उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं दोस्तों कि जिस प्रकार मान लीजिएगा आप एक मकान बना रहे हो, लेकिन अभी आपके पास पैसा नहीं है, अभी आपके पास में संसाधन नहीं है, तो आप क्या करोगे? मकान बनाया लेकिन कार खरीदने के पैसे नहीं है आपके पास में, लेकिन फिर भी आप कार पार्किंग की जगह छोड़ देते हो कि आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद, या मैं नहीं तो मेरे बाद में जो पीढ़ी आएगी वो कार खरीदेंगे तो कहाँ रखेंगे? यहाँ रख सकेंगे। तो इसका मतलब वो फ्यूचर को लेके वो चीज़ प्लानिंग करके वो रखते हैं कि आने वाले समय में ऐसा ऐसा किया जा सकता है, ठीक है ना। मकान बनाया, कार नहीं है, फिर भी कार पार्किंग की जगह छोड़ी, यानी फ्यूचर का प्लान लेके चल रहे हैं कि भविष्य में कभी हमें कार लेनी है और लेंगे तो हमें यहाँ रखनी है। लेकिन अभी जगह क्यों छोड़ी? अभी कार तो नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्योंकि पैसे नहीं है। तो उनका मकसद क्या है? जब पैसे आएंगे तब कार खरीदेंगे। तो जब संविधान का निर्माण हो रहा था दोस्तों, तो ये सारे जो नीति निर्देशक तत्व वो सब चीज़ें वो चाह रहे थे कि ये चीज़ें आज ही हम दे दें, ग्राम पंचायतों को गठन करें, शिक्षा का अधिकार दें, ठीक है ना, पर्यावरण की सुरक्षा, राष्ट्रीय स्मारक, और ये सब चीज़ें जो नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित हैं, काम का अधिकार, ये सब चीज़ें दें, एक समान नागरिक संहिता। लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है। मान लीजिएगा 1950 में ही शिक्षा का अधिकार दे देते तो हर गांव में स्कूल स्थापित करनी पड़ती, इतने सारे टीचर्स कहाँ से लेके आते? इसलिए शिक्षा का अधिकार नहीं रखा था उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया कि एक अलग अध्याय बनाया, उसमें रख दिया और कहा कि आने वाली सरकारों को ये काम करने हैं, यानी एक रोड मैप रख दिया। तो ये हैं दोस्तों राज्य के लिए निर्देश। तो कोई भी जो चुनी हुई सरकार है वो इसकी उपेक्षा नहीं कर सकती है, क्योंकि जनता को जवाब देना होता है। और एक गाइडलाइन जो है कह सकते हैं कि संविधान में एक रास्ता दिखाया गया है कि हम किस रास्ते पे जाना है। अगला है दोस्तों समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य मूल रूप से समाजवाद शब्द का उल्लेख मूल संविधान में कहीं नहीं था। फिर प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 3 शब्द जोड़े गए दोस्तों, SPA, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तो ये समाजवादी शब्द वहाँ पे उल्लेखित हुआ है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और केवल प्रस्तावना में, संविधान में और कहीं नहीं। लेकिन प्रावधान ऐसे हैं हमारे कि कहीं ना कहीं समाजवादी राज्य की स्थापना होती है। अब देखते हैं समाजवादी राज्य होता क्या है। यानी ऐसा समाज जो जहाँ शोषण नहीं है, जहाँ सभी लोगों को समान अवसर मिल रहा है, न्यूनतम आवश्यकताएं सब लोगों की पूरी हो रही है, तो ऐसे समाज को समाजवादी समाज कहते हैं, जिसमें व्यक्ति की जगह पूरे समाज को महत्व दिया जाता है और जो ज़्यादातर संसाधन हैं या राज्य की जो अर्थव्यवस्था है, उद्योग हैं, वो राज्य के निर्देश के अनुसार संचालित हो। और समाजवाद शब्द का उल्लेख कहाँ है? प्रस्तावना में है। अगला है दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषताओं में वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान के अगर हम बात करें तो मूल संविधान में जो वयस्क मताधिकार की आयु थी वो 21 वर्ष थी। पहले तो वयस्क मताधिकार का अर्थ समझते हैं दोस्तों। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव का मतलब है जाति, लिंग, धर्म, है ना, इन सब को आधार
बनाए बिना एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेने के बाद प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार प्रदान करना। तो ये जो भारत में मूल संविधान में जो मत देने की जो आयु रखी गई थी वो 21 वर्ष थी, बाद में इसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1989 में, 1989 में। और इस समय जो है प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। और ये जो संशोधन है वो तारकुंडे समिति की सिफारिश पर किया गया था दोस्तों। किस समिति की सिफारिश पर? तारकुंडे समिति ने सिफारिश की थी कि जो वयस्क मताधिकार की आयु है वो घटाई जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट कास्ट करेंगे और ज़्यादा हमारा जो है शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक बन पाएगी। फिर है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता दोस्तों, मूल संविधान में जो है वो पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, न ही धर्मनिरपेक्ष शब्द था। धर्मनिरपेक्ष शब्द तो आज भी नहीं है। तो पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। लेकिन दोस्तों पहले से भी संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश तो पहले से ही था। अनुच्छेद 25 से जो 28 हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता की स्थापना करता है हमारे देश में। अब हम समझते हैं कि पंथ निरपेक्षता क्या होती है या धर्मनिरपेक्ष क्या है। पहले हम समझ लेते हैं धर्मनिरपेक्ष यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। जैसे हम समझते हैं कि राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय है ना नदी, इस प्रकार की चीज़ें तो राष्ट्रीय धर्म नहीं होता है हमारे देश का। तो धर्मनिरपेक्ष देशों में ये होता है कि किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया जाता है। और धर्म के आधार पर राज्य जो है व्यक्ति और व्यक्ति में कोई फर्क नहीं करता, यानी धर्म के आधार पर व्यक्तियों में कोई भेदभाव नहीं करता है। और धर्म जो है व्यक्ति का निजी मामला है। जिस प्रकार आप कपड़े पहनते हो, आप बुक्स पढ़ते हो, आप खान पान जो भी आपका, ये सब आपकी पर्सनल चॉइस है। तो राज्य ये मानता है कि धर्म भी आपकी पर्सनल चॉइस है। आप किस धर्म को मानो नहीं मानो ये सब आपका पर्सनल मैटर है, राज्यों को इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन थोड़ा सा एक बेसिक अंतर है दोस्तों, पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में एक अंतर है जो मैं आपको समझा देता हूँ। पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता का अर्थ नकारात्मक लेता है, यानी राज्य बिल्कुल हाथ खींच लेता है कि धर्म और राजनीति का कोई मेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मध्यकाल में वहाँ पे बहुत ज़्यादा हावी था धर्म राजनीति पर। पोप और ये जो थे धार्मिक गुरु वो बहुत ज़्यादा हावी थे। तो इससे छुटकारा पाने के लिए बिल्कुल अलग कर दिया गया कि भाई धर्म एक अलग मैटर है, राज्य और राजनीति एक अलग चीज़ है। लेकिन भारत में अलग रखा गया है। भारत में ये है कि हाँ ये चीज़ें तो हैं ही, लेकिन राज्य को जरूरत पड़ी तो धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। कैसे हस्तक्षेप कर सकता है? धार्मिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए। अगर आप पूर्णतया धर्मनिरपेक्षता का पालन करोगे तो राज्य कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। तो 3 तलाक प्रथा, ये जो ऐसी कुप्रथाएं हैं, तो उन कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए राज्य हस्तक्षेप करना जरूरी भी है। फिर देखिएगा दोस्तों, तो पंथ निरपेक्षता, हाँ लगे हाथ देखिए, तो धर्म की बात तो सतह ही होती है। धर्म में अनेक पंथ भी होते हैं। जैसे हम बात करें विष्णुई संप्रदाय जो हैं, दादू संप्रदाय जो हैं, ये पंथ हैं, ये धर्म नहीं है। हिंदू धर्म में ही पंथ हैं ये। तो हमारा संविधान ये कहता है आप धर्म की बात तो छोड़िए, हम आपके जो पंथ हैं, जिस पंथ में आप विश्वास करते हो उसमें भी हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम उसमें भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी बहुत गहराई के साथ ये चीज़ स्वीकार की गई है और स्थापित की गई है संविधान के द्वारा कि ये व्यक्ति की निजी चॉइस है और हमें इसमें कोई दखल नहीं देने वाले हम लोग। फिर देखिएगा दोस्तों, एकात्मक और संघातक तत्वों का अद्भुत संयोग, यानी भारतीय संविधान की एक विशेषता है दोस्तों, एकात्मक तत्वों को लिए वे संघात्मक की ओर झुकाव है। वास्तविकता तो ये है, तो इसकी विशेषता क्या बनी? एकात्मक और संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। ब्रिटेन जो है वो एकात्मक संविधान या एकात्मक राज्य हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका संघात्मक राज्य हैं। इन दोनों का मिश्रण किया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था का एक अलग सी वीडियो पड़ा है दोस्तों, डिटेल में इसको समझना है तो आप वहाँ पे समझ लें। और एकात्मक का बहुत जल्दी वीडियो पोस्ट किया जाएगा। यहाँ हम देखते हैं तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है दोस्तों, वहाँ कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो ये एक संघात्मक राज्य की पहचान है। अब हम देखते हैं एकात्मक तत्व कौन से हैं और संघात्मक तत्व कौन से हमारे देश में। एकात्मक तत्व जैसे एकल नागरिकता, तो एकल नागरिकता एकात्मक तत्व और हमारे देश में एकल नागरिकता। आपातकालीन प्रावधान, जब केंद्र सरकार जो है पूरे देश पर आपातकाल लागू करके जो प्रशासन है उसको केंद्रीय बनाया जा सकता है। और संघात्मक तत्व देखें तो उच्च सदन में जैसे राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में
राज्यों को स्वायत्ता, स्वायत्ता का मतलब होता है दोस्तों आंतरिक स्वतंत्रता। तो इसके अलावा देखिएगा और अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो केंद्र के पास में हैं, ये भी एकात्मक तत्व हैं। राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार जो है संसद के पास में है, यानी राज्य किसी राज्य को तोड़ सकता है, दो राज्य बना सकता है, दो राज्यों को मिला के एक राज्य बना सकता है, उसके नाम उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है। अखिल भारतीय सेवाएं, IAS IPS IFS, भारतीय वन सेवा है ना, तो ये अखिल भारतीय सेवाएं जो केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति करती है, लेकिन साथ ही राज्यों में भी अपनी सेवाएं देते हैं, और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये सारी बातें जो हैं एकात्मक यानी केंद्र सरकार को मजबूत बनाते हैं। लेकिन साथ ही साथ ऐसे प्रावधान हैं जो राज्य के अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं, राज्य को बराबर हक और अधिकार देते हैं। जैसे दो स्तर की सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों स्तर की सरकारों को लेख भारतीय संविधान में मिलता है। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन जो है वो संविधान में कर रखा है। लिखित और सर्वोच्च संविधान, ये संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता वो हमारे यहाँ पर है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, जब राज्य और केंद्र के बीच में कोई विवाद हो जाए तो एक स्वतंत्र एजेंसी चाहिए जो इन विवादों का निपटारा कर सकें, तो ये भी है हमारे यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। तो इस तरीके से देखें तो हमारे यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण भी दिखाई देते हैं संविधान में, और एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण भी दिखाई देते हैं। तो देखिए अब भारतीय संघ के बारे में क्या कहा है। केसी वियर ने अर्ध संघ कहा है, मॉरिस जॉनसन ने सौदेबाजी वाला संघ कहा है, सहकारी संघ कहा है ऑस्टिन ने। तो ये भी कई बार कथन आ जाते हैं दोस्तों कि किसने क्या कहा, भारतीय संघ को अर्ध संघ किसने कहा, इस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो अगली विशेषता है दोस्तों स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। भारतीय संविधान में जो है वो एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत का मतलब है संघात्मक शासन व्यवस्था में राज्य की इकाइयों के लिए अलग से न्यायपालिका होती है, संघ के लिए अलग न्यायपालिका होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर एक ही एकीकृत न्यायपालिका है, यानी पूरा ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर से नीचे तक, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो जिला अदालतें हैं और अधीनस्थ अदालतें हैं, वो सब एक स्टेप बाई स्टेप काम करती है और सब अंडर कंट्रोल काम करती है। उच्चतर जो न्यायालय होता है वो हमेशा निम्नतर न्यायालय पर नियंत्रण स्थापित रखता है। और स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र का तात्पर्य है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके जो कार्यकाल को लेकर, उनके जो वेतन हैं, उनका जो कार्य प्रणाली है, उन पर जो संसद में विचार नहीं किया जाएगा, अनावश्यक रूप से उनको परेशान नहीं किया जाएगा, और उनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती जब तक कि वित्तीय आपातकाल लागू न हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। किससे स्वतंत्र? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के प्रभाव से। निष्पक्ष इसलिए कहेंगे कि ये बिना किसी भेदभाव के जो संविधान के प्रावधान हैं उसके अनुसार ही अपने निर्णय देते हैं। फिर देखिए कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। भारतीय संविधान में अगर हम देखें तो ये जो आधार, कुछ देश कठोर संविधान माना जाता है, कुछ देशों के संविधान को लचीला माना जाता है। तो क्या आधार है? ये संविधान संशोधन के आधार पर ये अंतर किया जाता है दोस्तों। कठोर संविधान उसको कहते हैं जिसमें आसानी से बदलाव नहीं होता, संशोधन नहीं हो सकता। लचीला उस संविधान को कहते हैं जिसमें जिस तरीके से सामान्य तरीके से कानून बनते हैं उसी तरीके से अगर संविधान संशोधन हो जाए तो वो लचीला संविधान कहलाता है। तो भारतीय संविधान में इन दोनों का मिश्रण किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 3 तरीके से संविधान संशोधन होता है। ध्यान रखना, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान में कुल कितने तरीके से संविधान संशोधन होता है? 3 तरीके से। और अनुच्छेद 368 में जो है वो 2 तरीकों का उल्लेख है। तो पहला तरीका कौन सा है कि सामान्य तरीके से यानी साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन हो जाना, पहला तरीका। दूसरा, उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत और कुल का बहुमत यानी 2/3 मेजोरिटी से पास होना। पहला तो है साधारण बहुमत, दूसरा तरीका कौन सा है? 2/3 मेजोरिटी से, और तीसरा है 2/3 मेजोरिटी प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन भी होना जरूरी है। तो ये 3 तरीकों से संविधान में संशोधन होता है। लेकिन अनुच्छेद 368 में ये तीनों नहीं है। साधारण बहुमत से जितने भी संशोधन होते हैं वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होते हैं। तो 3 तरीके से संविधान संशोधन होते हैं। अनुच्छेद 368 में जो है वो दूसरे और तीसरे प्रकार के संविधान संशोधन का उल्लेख मिलता है। फिर से संक्षिप्त में बात करें, पूरे संविधान में 3 प्रकार से संशोधन होते हैं। साधारण बहुमत से, 2/3 मेजोरिटी से, और तीसरा 2/3 मेजोरिटी प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन से। तो जो साधारण बहुमत से जो संशोधन होते हैं उसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं है। केवल 2/3 मेजोरिटी और
2/3 मेजोरिटी प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन, इसका ही उल्लेख है। यही संविधान संशोधन जो हम काउंटिंग ये देखते हैं कि 103, 104वां संविधान संशोधन, ये जितनी भी संख्या हम देखते हैं वो अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन होते हैं उनकी संख्या है। अगला देखते हैं दोस्तों, विश्व शांति का समर्थक। भारतीय संविधान जो है विश्व शांति का समर्थक है। हमारे यहाँ पर भाग 4 में अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है, नीति निर्देशक तत्व में। और हम जो हैं इस अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौतों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में विश्वास करते हैं, पूरी तरीके से उनमें आस्था रखते हैं। तो इस तरीके से जो संविधान है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का समर्थक है। आपातकालीन प्रावधान, ये भी अपने में एक विशेषता है। कई लोगों ने आलोचना की, लेकिन दोस्तों देश के सामने अनेक बार ऐसी विकट परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं कि देश की एकता, अखंडता को बनाए रखना जरूरी है। तो तब ये जो है आपातकाल जरूरी भी है, हालांकि इसका दुरुपयोग गलत है। तो आपातकाल का प्रावधान भाग 18 में अनुच्छेद 352, 356, 360 तीन तरह के आपात का उल्लेख है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 356 जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी संविधान के प्रावधान के अनुसार शासन को नहीं चलाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 356 लगाया जा सकता है। और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात का प्रावधान करता है, जो कि अब तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है दोस्तों। एकल नागरिकता, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के प्रावधान किए गए हैं। और भारत में एकल नागरिकता दोस्तों, एकल नागरिकता का तात्पर्य हम केवल देश के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, हम राज्यों के नागरिकता हमें नहीं दी गई। जैसे कि जो संघीय राज्य होते हैं, जैसे अमेरिका है, तो वहाँ राज्य की नागरिकता अलग से मिली होती है और संघ की नागरिकता अलग से है। तो हमारे यहाँ पर जो है केवल एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। फिर देखिए, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। अल्पसंख्यक वर्ग यानी जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक हैं, संविधान में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात की गई है, उनकी शिक्षा और संस्कृति के बारे में प्रावधान किया गया है कि वो अपनी सुरक्षित रख सकते हैं। और इसके अलावा जैसे SC, ST, OBC इन वर्गों के लिए आरक्षण, अभी तो जनरल को भी देखिएगा कि जो आर्थिक आधार पर, पिछड़ेपन के आधार पर उनको आरक्षण दिया गया है। और कई विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि जो पिछड़ा हुआ व्यक्ति हैं, समाज में सबसे बैकवर्ड जो इंसान है, उसको समाज में एक अच्छा स्थान मिले, गरिमापूर्ण जीवन मिले, इसके प्रयास भी संविधान में किए गए हैं। स्थानीय स्वशासन, साथ ही साथ देखिए कि संसद में जैसे लोकसभा, विधानसभा में भी आरक्षण की व्यवस्था है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, ये सब जो है पिछड़े वर्गों को समकक्ष लाने के लिए हैं। फिर हैं स्थानीय स्वशासन। मूल संविधान में इसका प्रावधान नहीं था, लेकिन 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इन प्रावधानों को संविधान में जोड़ा गया है दोस्तों। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें स्थानीय निकायों को सौंपे गए विषयों का उल्लेख इसमें मिलता है। फिर देखिएगा दोस्तों, सहकारी समितियां। मूल संविधान में इसका भी प्रावधान नहीं था दोस्तों, लेकिन 97वां जो संविधान संशोधन था 2011 में किया गया, इसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान के भाग 9 के बाद 9B जोड़ा गया और अनुच्छेद 243ZH से 243ZT तक के प्रावधान जो हैं सहकारी समितियों के लिए जोड़ा गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर ये पसंद आया आपको तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।